हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके। लाजवाब होने चाहिए, फर्स्ट क्लास होने चाहिए। फास्ट ट्रैक बैच दोस्तों, फास्ट ट्रैक सीरीज हमारी बेसिकली दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए चल रही है। उम्मीद करता हूं जो पहला लेक्चर है बेसिक्स का और हमारे टैक्स रेट का वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका हुआ तो आपने कोऑर्डिनेट करा है, ठीक है। तो इसी फास्ट ट्रैक को आगे बढ़ाने के लिए आज दोस्तों सेकंड लेक्चर में हम मूव कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की तरफ। रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप, ये दोनों टॉपिक हम आज के इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करेंगे। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट 7 मार्क्स का, भाई 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 7 मार्क्स का तो कंफर्म है कि इस वाले टॉपिक से हमारा आएगा ही आएगा। एक्सेप्ट द एमसीक्यूज, मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यूज भी एक दो आप में से पूछे जा सकते हैं। तो बहरहाल टॉपिक क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, स्कोप ऑफ इनकम क्या है, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ओके, सो हमने लास्ट वाले चैप्टर में टैक्स रेट्स के बारे में बात करी। उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे ओल्ड टैक्स रिजिम है, न्यू टैक्स रिजिम है, वो तो हमने सीखा ही। साथ ही कई बार मैंने बीच में आपको बताया कि जैसे कि हमारा सुपर सीनियर सिटीजन थे, सीनियर सिटीजन थे, इसके अलावा 87A की रिबेट थी। यहां पर हम अक्सर वर्ड यूज कर रहे थे रेजिडेंट, कि भाई ये इंडिया के रेजिडेंट होंगे तो इनको बेनिफिट मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ओके, अब ये रेजिडेंट का जो चक्कर है ये बेसिकली क्या है, देखिए जब हम एक बेसिकली पर्टिकुलर अभी इंडिविजुअल मान के चलेंगे, ठीक है, एक इंडिविजुअल के टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स रेट्स की बात कर रहे हैं, उसकी इनकम को टैक्स के हिसाब से असेस करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है, सबसे पहले जज करा जाता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो रेजिडेंशियलशिप है वो किस देश की है। मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, सिटीजनशिप का यहां से कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं रेजिडेंशियलशिप की, वो किस कंट्री का रेजिडेंट है। ये कैसे पता लगाया जाता है, ये जज करके कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने इंडिया में कितना समय बिताया, कितने समय तक वो इंडिया में रहता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं एक पर्टिकुलर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का एग्जांपल ले लेता हूं। क्रिकेट उम्मीद करता हूं आप देखते होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए डेविड वार्नर की बात कर लेते हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के हैं, वहां की उनको नागरिकता है, लेकिन वो इंडिया में अपना बहुत समय बिताते हैं, 2-2.5 महीने ज्यादा, बल्कि इससे आईपीएल खेलते हैं, बीच में सीरीज के लिए भी आते हैं, अदर पर्पस के लिए भी आते हैं। तो इंडिया में उनका अच्छा खासा बहुत प्यारा समय बीतता है। ये चेक करने के लिए कि जो डेविड वार्नर है वो इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं हैं, हम इस बात का पता लगाएंगे कि वो कितने समय तक इंडिया में रहते हैं। और कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि जो रेजिडेंटशिप है, जो रेजिडेंशियलशिप है, रेजिडेंट है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल ने इंडिया में कितना समय बिताया, नंबर ऑफ डेज उनके इंडिया में कितने स्टेज हैं, ऑब्वियसली उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। और आगे चल के जैसे मैं इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का इंडिया में एक कारोबार है, मिस्टर ए का यूएस में एक कारोबार है। इंडिया वाले बिजनेस से उन्होंने 25 लाख रुपए बनाए, ओके, और यूएस वाले बिजनेस से मान लीजिए उन्होंने 40 लाख रुपए कमाए, डॉलर फिर अपना रुपीस में कन्वर्ट कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि मिस्टर ए को इंडिया में टैक्स देना है। अब इंडिया में टैक्स देने के लिए कितने इनकम पर वो टैक्स देंगे। टोटल 65 लाख पर इंडिया में टैक्स दिया जाएगा या सिर्फ 25 पर दिया जाएगा, किस अमाउंट पर मिस्टर ए को इंडिया में टैक्स देना होगा। तो सीधी सी बात है, जो ये 25 लाख रुपए का अमाउंट है ये तो इंडिया में टैक्सेबल होगा ही होगा, भाई ये तो इंडिया से कमाया है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा ही होगा। लेकिन ये जो 40 लाख रुपए है जो कमाए यूएस में है, ये इंडिया में टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे, ये चीज डिपेंड करेगी मिस्टर ए के रेजिडेंशियल स्टेटस पर, कि भले ही उनका कारोबार यूएस में था लेकिन वो इंडिया में रह रहे थे या नहीं रह रहे थे, उसके आधार पर हम ये जज करेंगे कि इस 40 लाख को इंडिया में टैक्सेबल किया जाए या ना किया जाए। अभी सीधा सीधा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या लॉजिक हुआ कि यूएस में उसने कमाया तो उसका यूएस का इंडिया से क्या लेना देना, वो 40 लाख रुपए की जो यूएस की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल कैसे हो जाएगी। तो इस पर धीरे धीरे हमारे जो कंसेप्ट हैं चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तार इसके पूरे के पूरे क्लियर होंगे। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ना है, बेसिकली अगर हम बात करें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हमें ध्यान देने रेजिडेंशियल स्टेटस में। रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरह के होते हैं कि भाई कोई भी इंडिविजुअल
या तो इंडिया का रेजिडेंट है या फिर वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। या तो वो इंडिया में रहता है या वो इंडिया में नहीं रहता है। ठीक है, इतना सिंपल शब्दों में हम इसको कह सकते हैं। जो रेजिडेंट है उसके फर्दर आगे चल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको शॉर्ट में हम ओआर, इसको एनओआर और इसको एनआर भी कह देते हैं। ठीक है, एनआर का कोई पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट ही होता है। तो समझिए, एक इंडिविजुअल या तो इंडिया का रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। और अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के भी दो कैटेगरी हो जाती है। एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉर्मल, भाई यहीं दिखता है, इंडिया में ही रहता है हमेशा। दूसरा है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कि इंडिया का ये रेजिडेंट तो है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी है, कभी कभी इंडिया में देखने को मिलता है, अक्सर देखने को नहीं मिलता। ओके, तो ये बेसिकली हम जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, कब इसको ऑर्डिनरी कहा जाएगा, ये चीज माफ कीजिएगा, ये चीज चेक करने से पहले, इस चीज पे, इसके कंसेप्ट पर जाने से पहले मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। ठीक है, जो मैं अक्सर अपनी क्लासेस में भी देता हूं, मेन क्लासेस में। तो देखिए, इस चित्र को समझिए। अभी पेन वगैरह सब साइड रख दीजिएगा। एक सिंपल क्लासरूम जो आपने पूरी स्कूलिंग में बिताया है, वो आपको पूरा का पूरा रेजिडेंशियल शिप का कॉन्सेप्ट जो है समझा देगा। ओके, इस क्लास पे देखिए, क्लास मैंने ऑब्वियसली गूगल से ली है, तो ये यूएस का कोई स्कूल लग रहा है, आप ये समझिए इंडिया का स्कूल है। ठीक है, सीधी सी बात। अब इस पर्टिकुलर क्लास, ये क्लास लगी हुई है, कब लगी हुई है क्लास? ये क्लास लगी हुई है आज। ये क्लास क्या लगी हुई है? आज, टुडे, टुडे इटसेल्फ। ओके, इस क्लास में अगर मैं देख रहा हूं तो बच्चे आए हैं, वो कुछ अपना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, कुछ चेयर्स खाली भी हैं। ओके, तो ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये और ये भी इधर नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो बच्चे आज क्लास में आए हैं, इनको आप क्या बोलेंगे? इस आज को आप क्या बोलेंगे कि ये जो बच्चे आज क्लास में आए हैं, सर ये बच्चे प्रेजेंट हैं, ये बच्चे प्रेजेंट हैं, है ना? अटेंडेंस लगती थी ना, तो हम क्या बोलते थे कि ये बच्चे प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये चेयर खाली है, यहां पर भी एक चेयर खाली है, यहां पर ये आगे ये एक चेयर खाली है, इधर भी एक चेयर खाली है। इसका मतलब कुछ बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं, तो उन बच्चों को हम कह देंगे एब्सेंट। ओके, समझ आ गया? भाई नॉर्मल सी चीज ऐसी तो होता था, सर जो बच्चे आज आए हैं उन्हें प्रेजेंट बोला जाएगा, जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनको एब्सेंट बोला जाएगा। अब जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको तो कर दो साइड, उनका तो क्लियर पता चल गया कि भाई आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, इन्हें आना था, ये नहीं आए, तो ये तो साइड कर दो। अब ये पता लगाने के लिए कि ये जो बच्चे प्रेजेंट हैं, ये जो बच्चे प्रेजेंट हैं, ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये आज आए हैं, ये जो बच्चे आज आए हैं ये रेगुलरली आते हैं कि नहीं आते हैं? ये बच्चे रेगुलरली क्लास में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये आप कैसे पता लगाओगे? सर ये जो बच्चे आज क्लास में आए हुए हैं, ये पता लगाने के लिए कि रेगुलर बेसिस पर क्लासेस में आते हैं कि नहीं आते हैं, हम इनकी पास्ट अटेंडेंस चेक करेंगे। हम इनकी पास्ट अटेंडेंस चेक करेंगे। अटेंडेंस डबल टी लगा के मैं खत्म कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, पास्ट अटेंडेंस चेक करेंगे और उसमें देखेंगे जो बच्चे अक्सर आ रहे हैं उन्हें बोला जाएगा कि ये बच्चे रेगुलर हैं, और जो बच्चे रेगुलरली नहीं आ रहे हैं उन्हें बोला जाएगा कि ये इर्रेगुलर है। भाई अक्सर ऐसे ही होता है होता था ना क्लास में, अरे बच्चे तुम आज आए हो, अरे तुम बड़े दिन से छुट्टी पे थे, वो कौन से हैं? इर्रेगुलर। वो बच्चे जो लगातार आ रहे हैं वो कौन से? रेगुलर। ऐसे ही होता था कि नहीं होता था? हाँ जी सर, ऐसे ही होता था। आपने रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म कर लिया, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, आपने ये जो आज लिखा था ना, ये जो आज लिखा था, इसे मान लीजिए ईयर 23-24, जिसकी, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ 23-24 नहीं 23-24, आपका तो असेसमेंट ईयर 23-24 है, प्रीवियस ईयर 23-24 है, 23-24। ठीक है, जो इंसान, आज को आपने किससे बदल दिया? ईयर से।
जो इंसान 23-24 में इंडिया में था उसको आपने बोल दिया प्रेजेंट, यानी के रेजिडेंट। जो इंसान 23-24 में इंडिया में था उसको आपने क्या बोल दिया? रेजिडेंट, यानी कि प्रेजेंट। और जो नहीं था 23-24 में इंडिया में, उसे आप बोल देंगे क्या? नॉन रेजिडेंट, कि भाई ये इंडिया का नागरिक नहीं है। बराबर। ऐसे ही अब जो इंडिया में है, ऐसे ही जो इंडिया में था मतलब रेजिडेंट था, ये पता लगाने के लिए कि ये इंडिया में रेगुलर बेसिस पे आता था कि नहीं आता था, रेगुलर बेसिस पर आता था कि नहीं, इंडिया में देखने को मिलता था कि नहीं मिलता था, आप क्या करोगे? इनकी पास्ट अटेंडेंस चेक करोगे। मतलब प्रीवियस ईयर्स में आप जाएंगे और प्रीवियस ईयर में चेक करके देखोगे, अगर वो रेगुलर बेसिस पर इंडिया में दिख रहा है तो उसको बोल दोगे सर ये ऑर्डिनरीली प्रेजेंट रहता है, मतलब ये तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और सर ये बहुत छुट्टियां करता है, अक्सर आता जाता रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। ओके, तो ये एग्जैक्ट ये क्लासिफिकेशन आपकी पूरी यहां पे हो गई रेजिडेंशियल स्टेटस की। जो बच्चा इस साल में देखेंगे, भाई हमारा क्वेश्चन एग्जाम में किसके हिसाब से आएगा? हमें 23-24 के हिसाब से बताना है। जो 23-24 में हमें रेगुलर देखने को मिल रहा है वो प्रेजेंट है, वो रेजिडेंट है। जो 23-24 में हमें इंडिया में दिखा ही नहीं, ना के बराबर ही दिखा, बिल्कुल, उसे एब्सेंट कहा जाएगा, वो इंडिया का क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। जो प्रेजेंट है, जो रेजिडेंट है, हम देखेंगे कि क्या ये रेगुलर बेसिस पर इंडिया में रहता है कि नहीं रहता, तो पास्ट अटेंडेंस देखेंगे, पास्ट ईयर्स में उसके डेज देखेंगे, वो कितने दिन इंडिया में रहा। अगर रेगुलरली है तो वो ऑर्डिनरी है, नहीं तो वो नॉन ऑर्डिनरी है। ओके, समझ आया? सिर्फ अभी समझते चलो, यहां पे अभी थोड़ी थोड़ी धूल बाकी होगी कॉन्सेप्ट को समझने की। अगर 100% हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो अभी और आगे क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर हम ठीक है, हमने समझ लिया, अब कैसे निकालेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस? कैसे निकालेंगे? आपने बता दो दिया, हमें डेज समझ आ गया कि ईयर का स्टेटस देखना है, हमें कुछ पास्ट ईयर का स्टेटस जो है वो देखना है, पर वो स्टेटस कैसे देखा जाएगा? दोस्तों वो स्टेटस देखा जाएगा कुछ कंडीशन से। किससे? कुछ कंडीशन से। 3 कंडीशंस हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। कंडीशन 1 के हालांकि 2 पार्ट हैं, ए और बी, बट उसको भी आप एक ही मानिएगा। इन कंडीशंस के अंदर क्या मसाला अभी साइड रखिए, अभी छोड़िए उसको, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ओके, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, उसके लिए हमें ये 3 कंडीशंस देखनी होंगी। हम ये 3 कंडीशंस देखेंगे। ओके सर, ये 3 कंडीशन क्या है बताऊंगा अभी, चिंता मत करो। और इन 3 कंडीशंस के 5 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। कैसे? आइए ध्यान देंगे। मिस्टर एक्स मान लेते हैं, कोई भी मिस्टर एक्स। ओके, मिस्टर एक्स ने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, जो भी ये कंडीशन है, जो भी इसके अंदर मसाला वो सेटिस्फाई कर दिया, कंडीशन 1। फिर इन्होंने कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर दी, फिर इन्होंने कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई कर दी। ओके, कंडीशन 1 भी करी, 2 भी करी और 3 भी सेटिस्फाई करी। दोस्तों इस केस में जो मिस्टर एक्स हैं वो बन जाएंगे हमारी कंट्री के OR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बन जाएंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कहने का मतलब ये इंडिया में दिखते हैं भैया रेगुलर बेसिस पर, तो वो क्या बन जाएंगे? OR बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। बराबर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मिस्टर एक्स कंडीशन 1 प्रूफ करते, कंडीशन 2 प्रूफ करते, बट 3 नहीं करते, या फिर कंडीशन 1 प्रूफ करते, कंडीशन 2 नहीं करते और कंडीशन 3 प्रूफ करते, या फिर कंडीशन 1 प्रूफ करते, ना तो 2 सेटिस्फाई कर पाए ना 3 सेटिस्फाई कर पाए। इन तीनों केसेस में इनका स्टेटस रहेगा NOR, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीनों केसेस में समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, अगर आपने सारी प्रूफ करी तो आप OR हो। लेकिन 1 प्रूफ करने के बाद अगर आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन रह जाती है या दोनों ही रह जाती हैं, तो आप कहलाए जाएंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप क्या कहलाए जाएंगे? आप कहलाए जाएंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बराबर,
ओके जी, कंडीशनों में क्या है अभी समझ आ जाएगा, अभी समझ आ जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहां पे पूरा का पूरा हम कंसेप्ट देख रहे हैं और जब हम एंड में पहुंचेंगे तब हमें निष्कर्ष इसका देखने को मिलेगा। ओके, फिफ्थ केस बड़ा सिंपल है। अगर पहली ही कंडीशन प्रूफ नहीं रही तो इसका मतलब ये तो एब्सेंट है क्लास में, इससे फिर बात ही नहीं करनी, इसकी कंडीशन 2 और 3 देखने की जरूरत नहीं है। ये एनआर कहा जाएगा, ये नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। ओके, तो ये चार्ट है जो हम फॉलो करके चलेंगे। अब अक्सर ऑब्वियसली आपके मन में भी तक यही आ रहा होगा कि सर ये 1 2 3 आपने बता दिया, केसेस बता दिए, लेकिन ये कंडीशन 1 2 3 है क्या? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडीशन 1 के बारे में। ओके, कंडीशन 1 के बारे में। सो हियर इट इज डिस्कशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, डिस्कशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ध्यान देंगे। यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं ईयर 24-25, 24-25 आपके एग्जाम के लिए आपका असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, हमने बेसिक वाले चैप्टर में लास्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। असेसमेंट ईयर तो जिसमें हिसाब किताब होता है, चेक वगैरह करते हैं, लेकिन जो पूरी कंप्यूटेशन होती है वो होती है हमारे प्रीवियस ईयर की। तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर वो 23-24 होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो 23-24 के रूल्स के हिसाब से बनेंगे और आपको उसी के हिसाब से करना है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 23-24 ये हमारा ठीक है, डन हो गया। अब आगे यहां पर जो स्टेटस हमारे सामने आ रहा है वो ये कि कंडीशन 1 और कंडीशन 1 आप देख रहे हैं, कंडीशन 1A और कंडीशन 1B। हमें पहले ये देखना है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि दरअसल जो कंडीशन 1 होती है ना हमारी, उसे बेसिक कंडीशन कहा जाता है, बेसिक कंडीशन कहा जाता है, बेसिक कंडीशन। ओके, और जो 2 और 3 हैं उन्हें एडिशनल कंडीशंस कहा जाता है, उन्हें एडिशनल कंडीशंस कहा जाता है। जो कंडीशन 1 है वो हमें सिर्फ ये बताती है कि भैया आर है या एनआर है, सिर्फ ये बताएगी। ओके, अगर एनआर है तो किस्सा खत्म, अगर आर होता है कोई तो फिर हम कंडीशन 2 और 3 पर जाते हैं यह पता लगाने के लिए कि वो ओआर होगा या एनओआर होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज है, आपको स्पेसिफाई नहीं करनी है अलग से अपने एग्जाम में, बट आपको मालूम होना चाहिए बेसिक सी चीज। ठीक है, बहरहाल तो देखिए कंडीशन हम कैसे कहेंगे, हमने अभी बात करी ऊपर टेबल में कि कंडीशन 1 प्रूफ कर रहा है, 1 प्रूफ कर रहा है, 1 प्रूफ नहीं कर रहा है। तो कंडीशन 1 है क्या? आइए ध्यान दीजिए। कंडीशन 1 है कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में यानी कि 23-24 में इंडिया में 182 दिन का समय बिताता है, 182 डेज और मोर, 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में अपना समय बिताता है, वो इंडिया में रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने कंडीशन 1 प्रूफ कर ली, कंडीशन 1 प्रूफ कर ली। बराबर, अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा दिन इंडिया में अपना समय बिताता है। याद रखिएगा, जिस दिन वो इंडिया में आया है, उसने लैंड किया इंडिया में, आया वो इंडिया में, या और जिस दिन वो इंडिया से गया, वो दोनों दिन भी इंडिया में काउंट होंगे, वो दोनों इंडिया के काउंट करे जाएंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि क्योंकि 182 डेज अगर हम देखें तो लगभग साल का आधा समय हो गया, 6 महीने हो गए। ओके, और 6 महीने एक बहुत अच्छा खासा टाइम होता है अपने टाइम को, अब अच्छा खासा टाइम होता है अपने बिजनेस को, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। तो लोग इस कंडीशन का गलत फायदा उठाते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं, वो 175 डेज, 177 डेज, 179 डेज, 180 डेज इंडिया में रहते हैं और फिर यहां से फ्लाई कर जाते हैं। क्योंकि अगर वो फ्लाई कर जाएंगे तो कंडीशन 1 प्रूफ नहीं करेंगे, और जैसे ही कंडीशन 1 प्रूफ नहीं हुई वो इंडिया के क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। और नॉन रेजिडेंट बनने में फायदा है क्योंकि उस केस में आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि जो रेजिडेंट है उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा जो इंडिया में रहता है, और जो इंडिया में नहीं रहता उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से बचाव करने के लिए, अपना टैक्स बचाने के लिए वो फ्लाई कर जाते हैं 180 दिन इंडिया में रह के। अब चालू वो बन रहे हैं, लेकिन सरकार भी जानती है इस चीज को कि लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए कंडीशन 1B भी बना रखी है, 1B भी बना रखी है। वो ये कहती है कि अगर कोई इंसान 1A से बचने की कोशिश करता है
तो उसकी कंडीशन 1 डिससैटिस्फाइड ऐसे ही नहीं मानी जाएगी। अभी हम ये वाला केस भी चेक करेंगे। ये केस कहता है कि अगर उसने सिर्फ 60 दिन बिताए हो इंडिया में, 60 डेज और मोर, एटलीस्ट 60 डेज, ठीक है, 60 दिन इंडिया में बिताए हैं, प्लस पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में 1 2 3 4, पिछले 4 सालों में अगर उसने 365 डेज इंडिया में बिताए हैं, 365 या उससे ज्यादा इंडिया में बिताए हैं, तो वो इंडिया का मतलब वो कंडीशन 1 प्रूफ कर जाएगा। ओके, तो यहां पर गवर्नमेंट की, ठीक है, अभी हम सिर्फ कंडीशन 1 की डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ कंडीशन 1 की डिस्कशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है फंसाओ, कंडीशन 1 में लोगों को फंसाओ, जितने ज्यादा रेजिडेंट बनेंगे उतने ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो कैसे फंसाएंगे? पहले 1A देखी, आधा साल 182 डेज इंडिया में लोग बच रहे हैं देखा, तो उन्होंने 1B बना दी, 60 डेज प्लस 365 डेज। तो कैसे भी यहां पर फंसाओ और उन्हें रेजिडेंट बनाओ। ओके जी, समझ आ गया। तो बस यहां पे बस वही चीज आपकी यहां पर लिखी हुई, मैंने अभी कंडीशन 1 की बात करी है। कंडीशन 1 प्रूफ करेगा तो रेजिडेंट, प्रूफ नहीं करेगा तो नॉन रेजिडेंट। 2 और 3 पर अभी जाएंगे। ओके, तो ये तमाम चीज मैंने यहां पे प्रॉपरली आपकी लिख रही है। एन इंडिविजुअल सेड टू बी द रेजिडेंट, इंडिया का क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। अगर अगर वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है, या फिर, ठीक है, एनी वन लिखा हुआ है ऊपर, या फिर वो 60 दिन रहा इंडिया में और पिछले 4 सालों में 365 डेज रहता है, तो वो प्रूफ माना जाए। कंडीशन ये आपकी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है। क्वेश्चन आता है तो मेंशन करिएगा, बिल्कुल लिखिएगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। हमारा मार्क्स में मिलेंगे, क्या दिक्कत है? इतना याद रखना, ये होता है, सी ये होता है, तो छोड़ दो, 6 सबसेक्शन 1 इतना याद रखो, इसी को मेंशन करना एग्जाम में। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन कर लेते ताकि हमें फिर प्रैक्टिकल जो कंटेंट है वही पता चले। एनडी साहब है, ठीक है, और एनडी साहब कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल है, इंडियन नेशनल है, यूएस नेशनल है। नेशनलशिप से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपनी कंप्यूटेशन देखनी है। कम्स टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 1920, 1920 में ये पहली बार इंडिया में आए, कोरोना से पहले की बात है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021, 21-22 सारे ईयर्स की हमें बता रखा है कि कितने कितने दिन वो इंडिया में रहे, 55, 60, 80, 160, 70 डेज। हमें ये बताना है कि वो इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं है। हालांकि हमसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा गया है, हम वो ही बता सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक कंडीशन हम जानेंगे, ठीक है, कि वो क्या होंगे 24-25 में बताइए। तो कैसे करा जाएगा, प्रेजेंटेशन हमें कैसे रखनी होगी, मैं पूरा का पूरा बता देता हूं। प्रेजेंटेशन का, क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी मैटर करेगा हमारे लिए। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लिया, हाँ, पीडीएफ आप डेफिनेटली डाउनलोड करेंगे। ओके, तो नाउ अब ये कैसे करना, वर्किंग नोटिस में पहले बनता है बेसिकली। तो यहां पे लिख लीजिए ईयर। ओके, ईयर लिखने के बाद हमारा सबसे पहले लिख लीजिए असेसमेंट ईयर 24-25, और इसको कर लेना सर्कल, क्योंकि भाई 24-25 की कोई कंप्यूटेशन नहीं देखी जाती, पर लिख लिया करिए उसको। हमें किस ईयर से शुरुआत करनी है? 23-24 से, फिर ये 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 19-20 ही लिखेंगे, उससे पहले लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आया ही नहीं है इंडिया में, थे ही नहीं इंडिया में। उसके बाद अगला कॉलम बनाइए आप डेज का, यहां पे लिख दीजिएगा डैश, ठीक है। उसके बाद आपका अगर हम देखें तो यहां पे 19-20, 20-21 इस तरीके से लिखा हुआ है, 55, 60, 80, 160, 70, तो 55, 60, 80 ऐसे मत कर देना, गलत है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा चलाना है। रिस्पेक्टिवली का कंसेप्ट समझिएगा। 55 मतलब लैंग्वेज है, इसमें टैक्स का तो कोई लेना देना नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है। 80 यहां पे आपका 160 और उसके बाद आपका 70। तो ये दोस्तों आपने यहां पे कंप्यूट कर लिया, लिख लिया। अब सर स्टेटस कैसे निकालेंगे? तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले लिख लीजिए कंडीशन 1A और कंडीशन 1B। ओके, दोनों में से जो सेटिस्फाई करेगा उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। 2 और 3 अभी हमने देखनी नहीं सीखी है हमारे सर। इस डेटा के हिसाब से यहां पर 182 डेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 182 डेज, लेकिन यहां पे सिर्फ 70 डेज आ रहा है। तो इसका मतलब जो एनडी साहब हैं वो कंडीशन 1A प्रूफ नहीं करते,
वो बच गए 1A से कि यार मैं तो बहुत थोड़े समय के लिए इंडिया में आया। लेकिन सरकार ने कहा नहीं जी ऐसे नहीं बच सकते, रुको एक सेकंड ध्यान रखो, अभी हम कंडीशन 1B भी देखेंगे, अभी हम कंडीशन 1B जो है वो भी देखेंगे। उसके हिसाब से यहां पर 60 डेज होना चाहिए था, आपका 70 है तो प्रूफ कर रहे हो, प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज अगर हुआ तो आप रेजिडेंट बन गए। तो आइए जोड़ लेते हैं, पिछले 4 साल में 160 डेज आया, 80 आया, 60 आया और 55 आया, 355 कितना आ रहा है 355 डेज। तो इसका मतलब यह है कि 1B भी प्रूफ नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ साफ आया कि जो एनडी साहब हैं वो 1A से भी बच गए, 1B से भी बच गए, वो इंडिया के बन गए नॉन रेजिडेंट। क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। तो दोस्तों ध्यान देंगे जरा, अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे लिखी जाएगी, इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले जरा एक बारी मैं आपको प्रेजेंटेशन लिखा दूं। तो कैसे लिखोगे, ये वर्किंग नोट तो होगा ही आपका, आप प्रेजेंटेशन, आप आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चंस की आंसर को किस तरह से लिखना मैं आपको बता दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आप फर्दर कंटिन्यू रखेंगे अपनी। इसमें आंसर एज आंसर के तौर पर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी आपने बेसिक कंडीशन देखी, बेसिक कंडीशन किस में लिखी हुई है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आए है कितने प्यारी बात लिखी है आपने। एग्जामिनर यही समझ गया कि बच्चा पढ़ के आया है भाई, इसको अच्छे मार्क्स देने बनते हैं। अब क्या लिखेंगे आप, मिस्टर एंडी डज नॉट satisfy any of basic condition, any of basic condition, कोई सी भी कंडीशन प्रूफ नहीं कर रहे हैं। सो मिस्टर एंडी इज नॉन रेजिडेंट टू इंडिया। ये इंडिया के क्या कहे जाएंगे, ये इंडिया के नॉन रेजिडेंट कहे जाएंगे। तो इतना प्यारा आंसर आपने लिखा। हालांकि ये कंप्लीट आंसर अभी नहीं है, क्योंकि अभी हम कंडीशन 1 को ही जो पढ़ना है वो सीख रहे हैं। ये पैराग्राफ ऐसे ही एक और छोटे पैराग्राफ में बदल जाता है जब हम पूरा 2 और 3 भी देखते हैं। पर फिलहाल हमारे इस कंटेंट के हिसाब से इतना आंसर आपको लिखना है, और वर्किंग नोट तो डेफिनेटली वो बनेगा ही। अब मैं कह रहा था इसमें मैं एक चीज और आपको सिखा दूं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे पूरा सॉल्व करा, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर ये 55 ना होकर मान लीजिए 70 होता। कितना होता? 70 होता। तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते? 370। कितने हो जाए? 370। तो यहां पर 60 डेज फुलफिल हो गए, यहां पे 365 फुलफिल हो गए। इसका मतलब कंडीशन 1B प्रूफ हो गई। ऐसे केस में जो मिस्टर एंडी हैं वो इंडिया के क्या बन जाते? तो हम क्या लिख देते कि मिस्टर एंडी सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन 1। सो हम क्या लिखेंगे कि मिस्टर एंडी क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए। क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए। अब रेजिडेंट बनने के बाद मिस्टर एंडी OR हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए हमें कंडीशन 2 और 3 देखनी पड़ती है, जो हम भी आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डेज क्या है, हमारी कंप्यूटेशन क्या ही है, उसके हिसाब से हम आंसर लिख देंगे। बराबर जी? हाँ जी सर, ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट हेडिंग दोस्तों हमारे सामने आ गई है, इसको समझेंगे जरा फटाफट से। अभी हम कंडीशन 1 ही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक्सेप्शंस टू अबव रूल। एक्सेप्शंस टू अबव रूल मतलब देखो समझो, पहले ऊपर के रूल को हम मना कर रहे हो। कैसे मना कर रहे हो समझिएगा। कायदे से हमने किया क्या सर? कायदे से हमने पहले देखी 1A। हमने क्या देखी? 1A देखी। कोई 1A से बच निकला तो हमने 1B में उसको फंसाया, कंडीशन 2 में उसको फंसाया। बिल्कुल सही बात है।
अब यहां पर इस कंडीशन में दोस्तों अगर हम ध्यान दें, 1B एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग आसानी से फंस सकते हैं। 1A तो 6 महीने का टाइम हो गया, बहुत लंबा होता है, कंट्रोल हो जाती है कंडीशंस, ओके। लेकिन 1B तो 60 दिन हो गए, फिर 365 वो भी 4 साल में, किसी भी 1 साल आप ज्यादा रुक गए तो फंस जाओगे, है ना। यहां पर ये कह रहे हैं कि हम अगर मान लीजिए किसी की 1A कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें 1B नहीं देखनी है, 1B नहीं देखनी है इन केसेस में, इन केसेस में, ठीक है। अगर मान लो उसका 1A प्रूफ नहीं हुआ, 1A उसका प्रूफ नहीं हुआ तो नमस्ते कह दो, ठीक है, नॉन रेजिडेंट। उस इंसान के लिए 1B देखनी ही नहीं है। वो कौन कौन से इंसान है, ध्यान देंगे फटाफट से। अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाता है, ऐसे लोगों के लिए 1B नहीं देखी जाएगी, सिर्फ 1A देखी जाएगी। यार देखो, इंडिया में उसको रोजगार नहीं मिला, वो इंडिया से काम के लिए यूरोप गया, यूएस गया, मिडल ईस्ट गया, चाइना गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कहीं भी गया, इंडिया से बाहर गया। अब आपको मालूम होगा कि जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं वो एक लंबी छुट्टी काटने के लिए 2 महीने 2.5 महीने की छुट्टियां लेकर वो अपनी फैमिली से मिलने आते हैं। तो कोई 2.5 महीने 2.5 महीने 3 महीने की छुट्टी लेकर इंडिया में आ रहा है, जैसे मर्चेंट नेवी वाले भी होते हैं, आते हैं। तो भाई 2.5 महीने मतलब 75 दिन, 3 महीने मतलब 90 दिन, आपने उनको रोजगार नहीं दिया, वो बाहर काम करने जा रहे हैं, है ना, बाहर काम कर रहे हैं, वहां पे फॉरेन करेंसी कमाकर इंडिया में भेज रहे हैं, हमारे कंट्री के फॉरेक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो इंडिया में आए छुट्टियां मनाने, यार आप उनसे कहो कि नहीं हम आपको 1B में फंसाएंगे, 1B में फंसाएंगे और आपसे टैक्स लेंगे, तो एक गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं। ऐसे लोग फिर करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन सिटीजन है, भारत के लोग हैं और बाहर गए हैं काम करने के लिए, वो अपना छुट्टी के लिए समय बिताने के लिए आते हैं, तो उनके लिए प्लीज 1B नहीं देखेंगे। ऐसे ही अगर इंडियन सिटीजन मेंबर है, एज अ क्रू मेंबर है ऑन एन इंडियन शिप, भारतीय जहाज है और भारतीय नागरिक है और वो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी 1B नहीं देखी जाती। ये बेसिकली जो प्रोविजन है ना, ये वाला, ये मर्चेंट नेवी वाले दोस्त हमारे जो नेवी है उन लोगों के लिए बना हुआ है, जो खनिज वगैरह ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं समुद्रों में। अरे भैया, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में वो काम करते हैं और फिर वही उन लोगों की छुट्टियां बहुत लंबी लंबी होती है। आप में से कोई नेवी में कोई आपका फैमिली मेंबर होगा तो उनसे पूछेगा, भैया सोचो दिन भर हमेशा समुद्र को देखते रहना, लोगों को इतनी मतलब सिकनेस हो जाती है उस चीज में, ऐसी परिस्थितियों में वो जॉब कर रहे हैं, तो उनको छुट्टियां लंबी दी जाती है। भैया तुम आराम करो, रेस्ट करो, अपनी बॉडी को रिकवर करो, शरीर पे बीमारियां तक हो जाती है उनको। तो ऐसे लोगों को 1B में फंसाना और टैक्स के पर्पस के लिए, दैट इज नॉट गुड, ओके। साथ ही अब इसके अलावा एक और चीज है, ये 2 पॉइंट हो गए, तो याद रखेंगे इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट वाला और इंडियन शिप पर जो इंडियन सिटीजन काम कर रहा है, ओके। आगे बढ़े, आगे इसके अलावा ये वाला लाइन ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें कुछ चेंजेस करे गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया घूमने के लिए आता है, इंडिया घूमने के लिए आता है, बाहर जॉब कर रहे हैं जो भी हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर ही अपना सब कुछ सेटअप कर लिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? अगर वो खुद व्यक्ति, वो स्वयं, वो या उसके मम्मी पापा 3 हो गए, या उसके दादा दादी और नाना नानी, ठीक है, इन 7 में से कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ हो या अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो 1947 से पहले, पाकिस्तान जोड़ लीजिए और बांग्लादेश जोड़ लीजिए, ओके। 7 लोग, खुद, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, 7 में से कोई भी इंडिया या अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, ऐसे इंसान को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। तो ऐसे लोग अगर इंडिया घूमने आते हैं तो उनके लिए भी 1B नहीं देखी जाएगी, उनके लिए भी 1B नहीं देखी जाएगी, बराबर। हालांकि इसके लिए छोटा सा सुधार है, वो क्या समझिएगा, कंडीशन मॉडिफाइड, हाँ, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अदर देन, इसका मतलब सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, ओके।
ही इज इन इंडिया फॉर 120 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 365 days और मोर। समझिएगा, अभी समझाता हूं मैं इसको, अभी समझाता हूं। मैंने आपको क्या बोला, दोबारा से और आसान शब्दों में बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको क्या बोला, ऊपर इंडियन शिप पर इंडियन मेंबर काम कर रहा है, इंडियन सिटीजन काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, वो तो साइड हो गए। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसका रहना खाना पीना बाहर ही है, इंडिया बस वो घूमने के लिए आता है, ऐसा इंडिया सिर्फ वो घूमने के लिए आता है, तो उसके लिए आप 1B नहीं देखोगे। जो कह रहा हूं उसको ज्यादा ध्यान में देना, उसको हम 1B उसके लिए नहीं देखेंगे, उसके लिए सिर्फ 1A देखेंगे, 182 days। लेकिन एग्जाम्पल अपने ऊपर लीजिए, आपके कोई चाचा हैं, वो इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर उनका बिजनेस है, वो कभी कभी इंडिया घूमने के लिए आते हैं, बराबर, कभी कभी इंडिया घूमने के लिए आते हैं। तो आप समझ गए होंगे सर इन चाचा के लिए 1B नहीं देखी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही 1B नहीं देखी जाएगी। लेकिन जब आपके चाचा के खाते खोले गए तो पता चला कि इंडिया में वो अक्सर कम समय बिताते हैं अपना, लेकिन उनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है। ये कैसे चाचा है? ये कैसे चाचा है जो ज्यादातर समय इंडिया से बाहर बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है। आते हैं अपना थोड़ा बहुत टाका वाका सेट कर देते हैं, बिजनेस 15 लाख रुपए वो इंडिया से भी कमा रहे हैं। तो उस केस में टैक्स का कहना है कि नहीं, इन चाचा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता, इनके लिए हम B देखेंगे, 60 days प्लस 365 days देखेंगे, इनको 1B से बख्शा नहीं जाएगा। हां, हम इतना रहम कर देंगे कि इस 60 की जगह 120 days देख लेंगे। नॉर्मली 1B में 60 प्लस 365 था ना, तो ऐसे इंसान के लिए 120 days देख लेंगे, पर चेक करना पड़ेगा इस आदमी के कि भैया ऐसा कौन है जो है बाहर रह रहा है, इंडिया घूमने के लिए आ रहा है और 15 लाख से ज्यादा का सौदा कमा दे रहा है इंडिया में, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। बस दैट्स इट, इनके लिए देखा जाएगा। डन, समझ आ गया? चलिए, तो ये कंडीशन हो गई। और इसके बाद एक लास्ट चीज जो हमारी आ रही है वो ये इंटरेस्टिंग वाली चीज, ये वाली चीज, एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। डीम्ड टू बी रेजिडेंट, एक ऐसा इंसान जिसके लिए आपको 1A 1B कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ना 1A देखनी ना 1B देखनी, ऐसा चेक नहीं करना, उसका नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, और उसे ऐसे ही मान लिया जाएगा कि भैया तू कौन है, तू रेजिडेंट है, तू कौन है, तू इंडिया का रेजिडेंट है, ऐसे ही मान लिया जाएगा। ऐसे कैसे सर? ध्यान देना, इंडिया का तू सिटीजन है, इंडिया का तू सिटीजन है, हिज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख है, मतलब इंडियन इनकम उसकी 15 लाख है, इंडियन इनकम उसकी 15 लाख रुपए है। इसके अलावा he is not satisfying basic condition, 1A और 1B दोनों से बचा हुआ घूम रहा है, मतलब इंडिया में रहता ही नहीं। समझ रहे हो ये कौन है ये? इंडिया बेसिक कंडीशन से बच गया, इंडिया में बिता ही नहीं रहा, 30 40 दिन इंडिया में रह रहा बस हर साल का, ओके, लेकिन उसके बावजूद भी ये है इंडियन सिटीजन, यहां का नागरिक है, और इसके अलावा अगर हम ध्यान दें 15 लाख रुपए इंडिया में भी कमा रहा है। और चौथी कंडीशन, उसकी जो भी ओवरऑल टोटल इनकम है वो इंडिया के अलावा किसी भी देश में टैक्सेबल नहीं हो रही, किसी भी देश में टैक्सेबल नहीं हो रही। इसका मतलब हर पैसा बहुत है इस भाई पे, हर साल कुछ ना कुछ डेज ही कुछ कंट्रीज में वो बिता रहा है, कहीं और टैक्स नहीं दे रहा, इंडिया में 30-40 दिन रह रहा है और यहां से भी 15 लाख से ज्यादा का सौदा कमा रहा है। इसको इंडिया का डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा कि तू कंडीशन 1A और 1B से बच तो गया, लेकिन तेरी रिपोर्ट कुछ गलत आ रही है और कहीं तू टैक्स दे नहीं रहा, इंडिया से तू 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है, तो तुझे हम इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे ही मानेंगे।
ओके दोस्तों, समझ आ गया। तो ये हमारी कंडीशन 1 की जो बेसिक चीजें हैं मैंने आपको बताई। आइए मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं आपको फटाफट से। कंडीशन आप चाहे तो नोट कर लीजिए। 1 के लिए हमने क्या देखा सबसे पहले, 1A और 1B नॉर्मल हम चेक करेंगे, ये 182 डेज वाली और ये हमारी क्या नाम है 60 डेज प्लस 365 डेज वाली। दूसरी कंडीशन, दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है या कोई इंडियन शिप पर काम करता है तो उसमें 1B को चेक नहीं करना है, सिर्फ 1A चेक कर लेना, 1B को चेक नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट करने के लिए आता है, इंडिया घूमने के लिए आता है, तो उसमें 1B नहीं देखनी है, 1B नहीं देखनी है। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा उसने इंडिया में कमा लिए, 15 लाख से ज्यादा उसने इंडिया में कमा लिए, वो वर्ड यूज करा हुआ है एक्सेप्ट द फॉरेन सोर्सेज, इसका मतलब इंडियन सोर्सेज हो गए, तो सिंपल भाषा में समझने के लिए इंडियन इनकम, ठीक है। तो उस केस में 1B देखी जाएगी बशर्त कि वहां पे 60 डेज की बजाय हमें 120 डेज देखने हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि 120 प्लस 365 डेज, ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे 1B के लिए। और फोर्थ केस है 1 से बचा, कंडीशन 1 से बच गया, इंडियन सिटीजन है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 प्लस लिख रहा हूं मैं, 15 लाख से ज्यादा है, नॉट 15, 15 से ज्यादा है, कहीं और टैक्स नहीं, कहीं और पर टैक्स नहीं दे रहा, तो सीधी सी बात है ये रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ये रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ये 4 केसेस हमारे अलग अलग हैं, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, यहां पर और यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज इसमें और एज सच कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। बराबर दोस्तों, तो ये कंडीशन 1 को लेकर हमने कंप्लीट डिस्कशन अपनी पूरी कर ली है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग, एक क्वेश्चन यहां पर है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा, मैं आगे मूव कर रहा हूं OR और NOR वाले थ्योरी पर, ठीक है। तो अभी तक के स्टडी के हिसाब से, अभी तक के कंटेंट के हिसाब से आपने ये चीज समझ ली कि भाई अगर कंडीशन 1 प्रूफ है, 1A 1B कंडीशंस के हिसाब से प्रूफ है तो नॉन रेजिडेंट, प्रूफ नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। और जब नॉन रेजिडेंट हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, किस्सा खत्म हो गया, कि सॉल्व्ड है, दैट्स इट, काम खत्म इसका। अब लेकिन अगर कोई रेजिडेंट बन जाता है तो सर हमें आगे चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, ये चेक करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पास्ट अटेंडेंस, क्या देखना पड़ेगा, पास्ट ईयर्स। तो कंडीशन 2 और कंडीशन 3 किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, आइए उस पर भी जरा विचार डालें। अच्छा, जो बेसिक कंडीशन थी वो किस में थी सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, और जो एडिशनल कंडीशन है OR NOR वाली वो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ठीक है। सो 61 66 इतना आप याद रख लेंगे चाहे तो रटने के लिए। ओके, तो 1A 1B ये किस्सा हमें मालूम है, ये तो पूरा पता चल गया। 2 और 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो ये है हमारा क्या, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का कोई डेटा चेक नहीं होता, डेटा चेक होता है प्रीवियस ईयर का और उससे रिलेवेंट ईयर्स का। अब कंडीशन 1A 1B हम 22-23 में देखते हैं। कंडीशन 2 में 22-23 का यानी कि मतलब आपके प्रीवियस ईयर का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, पास्ट अटेंडेंस, पास्ट ईयर्स। और पास्ट ईयर कहां से शुरू होंगे, यहां से शुरू होंगे। तो ये मैंने आपके कई सारे साल लिख दिए हैं। आपको क्या चेक करना है कंडीशन 2 और कंडीशन 3 में, पहले कंडीशन 3 चेक करा करो क्योंकि वो थोड़ी आसान है। कैसे, कंडीशन 3 कहती है, अब मैं अंदाजे से यहां पे इस तरह से लिख दिया है, अगर इंडिविजुअल पिछले 7 सालों में 730 डेज इन 7 ईयर्स, 730 डेज इन 7 ईयर्स इंडिया में बिताता है, पिछले 7 सालों का डेटा चेक होगा और उसमें अगर वो अपने
30 दिन इंडिया में बिता देता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो आपकी कंडीशन 3 को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन 3 को सेटिस्फाई करता है। हो गया, दैट्स इट। दूसरा, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मान लीजिए कंडीशन 3 सेटिस्फाई नहीं हुई किसी की, तो आपको कंडीशन 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें या तो दोनों प्रूफ करानी होती है और एक भी अगर हमारी रह गई तो NOR ही रिजल्ट होगा, वो टेबल ऊपर वाली। तो कंडीशन 3 अगर प्रूफ नहीं हुई तो कंडीशन 2 नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा। ओके, कंडीशन 2 की बात करते हैं। कंडीशन 2 क्या कहती है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, इससे पहले हमने जो पूरी की पूरी डिस्कशन करी कि हमने देखे क्या सर 182 डेज, हमने देखे क्या 60 डेज प्लस 365 डेज, देखे ना 1A देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी, 1B देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी, सब कुछ डिस्कस करा ना। ये सारे डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो किस ईयर का आएगा, 23-24 का। ओके, कहने का मतलब आप रेजिडेंशियल शिप निकालोगे इस इंसान की 23-24 के लिए, ऐसा ही करोगे ना। हाँ जी सर 23-24 के लिए निकाल रहे हैं। अब 23-24 के लिए निकाल रहे हो तो क्या 23-24 के लिए निकलती है? इससे पहले 22-23, 21-22 हर साल के लिए इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या हर इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल शिप निकलती होगी। ये थोड़ी ना कि आपका पेपर इस साल है तो इसी साल पहली बार रेजिडेंशियल स्टेटस निकल रहा, नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस तो हर साल कैलकुलेट होता है ना, हर ईयर में कैलकुलेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने 23-24 के लिए ये पता लगाया कि वो आर है या नहीं है, आर है या NR है, कंडीशन 1 की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, आर है या NR है, किसके लिए पता लगाया, 23-24 के लिए। ऐसे ही हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता होगा, हर साल होता होगा। किसी में आर होगा, किसी में NR होगा, किसी में आर होगा, किसी में NR होगा, हर साल ये स्टेटस चेक होता होगा। और कंडीशन 2 यही कहती है कि अगर ये इंडिविजुअल पिछले 10 सालों में से सिर्फ 2 बार, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स सेटिस्फाई कंडीशन 1, अगर पिछले 10 सालों में जो भी नाम ले लीजिए, मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, वो इंडिया के रेजिडेंट रहे होंगे 2 बार, यानी कि उन्होंने 1A या 1B कोई भी पिछले 10 सालों में 2 बार सेटिस्फाई करी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशन 2 भी प्रूफ कर जाएंगे। डन भाई, क्लियर हो गया। यही रूल मैंने यहां पे लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि इस क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा मिले। ये रूल्स मैंने आपके सारे के सारे यहां पे लिखे हुए हैं, एक्सेप्शंस में मैं बाद में आता हूं। ओके, मैं पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर फर्स्ट टाइम कौन सा वाला करा जाए, ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में हमारे पास डेटा काफी अच्छा है तो मैं आपको ये वाला ही कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 2, 3, 4 पे मैं वापस जाऊंगा 3, 4 पे। एक्स एक फॉरेन नेशनल है, ठीक है, रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 83 डेज के लिए, 23-24 में वो इंडिया में 83 दिन के लिए रहते हैं। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द ईयर 23-24। इसके अलावा जो उनके पास्ट ईयर्स हैं उनके नंबर ऑफ डेज भी आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करके दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। कैसे निकलेगा आइए ध्यान देंगे। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, आप PDF से डाउनलोड करेंगे कृपया करके। आइए, फॉर्मेट वही बना के रखेंगे। मैंने लिखा अपना यहां पर ईयर और 24-25 मेरा असेसमेंट ईयर है और उसके बाद 23-24 और इसके पिछले 10 साल हम यहां पे लिख लेंगे। 22-23 पूरा लिखना होगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का जो आलस है वो हमें नहीं करना है, पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपरली लिखिएगा। और एक सेकेंड, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, ठीक है। तो 1, 3, 3 एक और लिख लीजिए, 13-14, ठीक है जी। ये पिछले 10 साल जो प्रीवियस ईयर था उसके अलावा 10 साल मैंने लिख लिए। अब यहां पे लिख लेते हैं डेज, डेज लिख लिए हमने, ठीक है। नंबर ऑफ डेज लिखें
23-24 में 83 डेज मुझे बताए हुए हैं, 83 डेज। 13-14 से ऊपर हमें लिखना है। 13-14 कहां पर है? 13-14 हमारा यहां पे आ रहा है। 115, 123, 65, 115, 123, 65, 65, ठीक है। फिर इधर से 16-17 की बात करें, 137, 265, 310, 121, 175, 15 और 67। ओके जी, ये टेबल आप तसल्ली से पहले आसानी से बना लेंगे। प्लीज चैप्टर के कंसेप्ट चाहे तो दोबारा देख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा ही आएगा। तो बेटर है चीज आप कर ले ताकि आसान रहे आपके लिए। अब आप लिख लिया, अब तो हमें चारों निकाल लिए ना, तो अब आप कंडीशन 1A लिख लीजिए, 1B लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए। ओके, कंडीशन 1A चेक करेंगे। कंडीशन 1A कहती है कि भाई यहां पर हमारे 83 डेज आ रहे हैं और हमें कितने चाहिए होते हैं? सर हमें तो बहुत ज्यादा 182 चाहिए होते हैं। तो यहां पर जो मिस्टर एक्स हैं वो 1A से तो बच गए, वो 1A से बच गए हैं। ओके डन। लेकिन ये तो फॉरेन नेशनल है, इंडियन सिटीजन भी नहीं है, क्रू मेंबर भी नहीं है, तो इसका मतलब इन्हें 1B में देखा जाएगा, इनके लिए 1B देखी जाएगी। 1B देखने जब मैं गया तो मैंने देखा यहां पे ये 83 डेज आ रहे हैं, प्लस पिछले 4 साल में अगर मैं इनके ईयर्स जोड़ देता हूं तो 67 प्लस 15 प्लस 175 और प्लस 121 आ रहे हैं, तो ये आ रहा है 378 डेज, 378 डेज। तो भैया हमें क्या चाहिए होता है? सर हमें चाहिए होता है 60 डेज और 365 डेज। ये दोनों प्रूफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब 1B प्रूफ हो गई। तो भैया मिस्टर एक्स जो हैं वो इंडिया के रेजिडेंट तो बन गए, वो इंडिया के जो रेजिडेंट है वो बन गए हैं पूरे तरीके से। ओके, नॉन रेजिडेंट होता तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, लेकिन अब ये क्या बने हैं? रेजिडेंट। तो इसका मतलब ये है कि सर कंडीशन 2 और कंडीशन 3 दोनों को अब देखा जाएगा। ओके जी डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा, मैंने बताया प्रीवियस ईयर 2 और 3 में नहीं देखा जाता, उसके पिछले ईयर्स जो है वो देखे जाते हैं। मैंने बोला कंडीशन 3 पहले देखनी है, तो कंडीशन 3 में 7 ईयर्स, 7 ईयर्स प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों का ठीक है, जो ईयर है वो टोटल कर लो, तो 4 सालों का 3678 तो था ही, प्लस 310 प्लस 265 और प्लस 137, ये दोस्तों 1090 आ रहा है। मुझे तो 730 डेज चाहिए होते हैं पिछले 7 साल में, ये तो 1090 है। तो इसका मतलब कंडीशन 2 भी सॉरी माफ कीजिएगा, कंडीशन 3 भी प्रूफ कर रहा है। ओके जी, हाँ जी सर डन। अब बात करते हैं कंडीशन 2 की। कंडीशन 2 मैंने बोला था कि पिछले 10 सालों में अगर उसने कभी भी पिछले 10 सालों में उसने कभी भी 10 में से 2 बार अगर उसने कंडीशन 1A और 1B प्रूफ करी हो किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो वो कंडीशन 2 प्रूफ कर जाएगा। हम इसका कैसे देखेंगे? बड़ा आसान है दोस्तों, ध्यान दीजिए जरा अपनी नजर 18-19 पर डालिए। 18-19 में वो इंडिया में कितने दिन रहा? 310 दिन। 310 दिन। इसका मतलब जब 18-19 में हमने मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला होगा तो ये 182 दिन से ज्यादा थे। इसका मतलब ये इंडिया के रेजिडेंट थे। एक बार हो गया। दूसरा, इससे पिछले वाले ईयर में भी देखो 17-18 वो कितने 265 इंडिया में रहे हैं, ये भी 182 डेज से ज्यादा है। इसका मतलब 17-18 में भी वो इंडिया के रेजिडेंट थे। तो मुझे 2 ही बार चाहिए होता है, मुझे दोनों बार मिल गया, तो कंडीशन 2 भी प्रूफ हो जाती है, कंडीशन 2 भी हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। समझ आई बात? तो इस तरीके से हमें रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कैलकुलेट करना है। समझ आ गया दोस्तों? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि इसको लिखा कैसे जाएगा। हमने सॉल्व तो कर लिया, आइए किस तरह से लिखेंगे फटाफट से। एज पर, थोड़ा इसका साइज बड़ा करो क्या, ठीक है,
हाँ लिखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको पूरा लिखिएगा, आईटीए को पूरा लिखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, मिस्टर एक्स satisfy basic condition so he is resident to India. he is resident to India. ये पहला पार्ट आपने लिख दिया जो इनिशियली हमने सीखा था. अब उसके बाद लिखिए also Mr. X है, ये जो भी है Mr. X ही है, Mr. X also satisfy additional conditions of section 6 subsection 6, so he is ordinary resident to India. So he is ordinary resident to, दोनों पॉइंट आपने लिख दिए. Therefore मिस्टर ए, आप कंक्लूजन लिख दीजिए, मिस्टर ए इज रेजिडेंट, पहले वाला, एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट टू इंडिया. ये आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर होगा. इसमें कुछ ज्यादा राइट करने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ कम करने की जरूरत नहीं है. हाँ, वर्किंग पार्ट आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए, प्रॉपरली प्रेजेंटेड होना चाहिए. बराबर? हाँ जी सर, डन. आगे बढ़ते हैं. चलिए, मैंने ऊपर कुछ कंटेंट छोड़ा था आपको प्रैक्टिस पहले कराने के लिए, तो वापस से उस पॉइंट पर हम जाएंगे. हाँ, यहाँ पर हमने कहाँ गया, ये हमने कंडीशन यहाँ पे पूरी की पूरी लिख दी. अब इसमें ना दोस्तों एक एक्सेप्शन है, बड़ी सिंपल सी, मैं आपको बता देता हूँ. अभी ऊपर मैंने ना आपको जो रूल बताया था, कौन सा बताया था? जो डीम्ड वाला बताया था, डीम्ड रेजिडेंट, जो सबसे एंड में हमने पढ़ा. कौन सा? कि भाई जो इंडियन सिटीजन था, कंडीशन 1 से बच गया, उसके बावजूद इंडिया में 15 लाख से ऊपर कमा रहा है, लेकिन और कहीं पर टैक्स नहीं दे रहा, ऐसे इंसान के लिए जो वो डीम्ड रेजिडेंट है ना, याद रखिएगा, उसके लिए आपको कंडीशन 2 और कंडीशन 3 देखने की जरूरत नहीं है. उसके लिए नहीं देखते. क्यों? उसको सीधा ये मान लिया जाता है कि वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. वो क्या मान लिया जाता है? सीधा उसको नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाता है. ठीक है. हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली नहीं देखने को मिलता, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, उसी तरीके से लिखे. मैं क्वेश्चन और करा देता हूं. हालांकि ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बाकी अब आपके लिए बहुत सिंपल होंगे. जैसे यहां पे देखें अगर हम, कि मिस्टर एक्स एज 19 ईयर्स, 19 साल के हैं वो, लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 31 मई 2023. वो पहली बार इंडिया छोड़कर जाते हैं 2023 में. हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, अगर वो इंडिया से गए हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या वर्ल्ड टूर पे घूमने के लिए गए हैं. दोनों केसेस में बताना है. तो देखो, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूं. देखो, पहले तो अपना जो असेसमेंट ईयर है वो लिख लीजिए. सर वो है हमारा 24-25. प्रीवियस ईयर लिख लीजिए 23-24. और उसके बाद अगर मैं देखूं तो बाकी सारे के सारे 22-23 लिखकर ऐसे लगा देना टिक. क्यों? पता चल जाएगा अभी. अब सबसे पहले अगर मैं देखूं, जो मिस्टर एक्स हैं, डेज निकाल लेते हैं, डेज कैलकुलेट करते हैं. यहां पे डेज में हमें असेसमेंट ईयर से तो कोई मतलब नहीं है. अब वो पहली बार इंडिया से 31 मई को गए. कब गए? 31 मई को गए. इसका मतलब यह है कि 23-24 से पहले वो हर साल इंडिया में 365 दिन रह रहे होंगे. हर साल 365 दिन रह रहे होंगे. ओके, उनका हर साल का 365 दिन का चिट्ठा निकल कर आएगा. लेकिन 23-24 में वो 31 मई को अगर इंडिया से चले जाते हैं तो अप्रैल के 30 दिन और मई के 31 दिन वो इंडिया में 61 डेज रहे होंगे. ओके, अब हमें चेक करनी है कंडीशन 1A, 1B, 2 और 3.
इस क्वेश्चन को देखकर आपको साफ साफ अंदाजा लग जाना चाहिए कि कंडीशन 2 और कंडीशन 3 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, प्रूव्ड होंगी, 100% प्रूव्ड होंगी। एक ही साल में 365 दिन है, तो 2 ही साल में 730 दिन पूरे हो जाएंगे। और हर साल अगर वो अब तक 365 दिन इंडिया में था तो हर साल रेजिडेंट रहा होगा। यहां पर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 1A और 1B की है। ओके, आइए दोनों केस में करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो इंडिया छोड़कर गए हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो देखो यहां पर 61 डेज आ रहा है, मुझे कितने चाहिए होते हैं सर? 182 डेज। तो 1A प्रूफ नहीं कर रही, और 1B देखूंगा क्या? नहीं सर, नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि मैं मान के चल रहा हूं कि मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन है, ठीक है, कि अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जाता है तो उसमें हमें 1B नहीं देखनी। सो इन दैट केस आपके मिस्टर एक्स NR बन जाते हैं, क्योंकि कंडीशन 1 ही प्रूफ नहीं हुई तो उसके पहले पिछले साल उनका जो भी स्टेटस था उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है, बराबर। लेकिन अगर मैं दूसरे केस की तरफ देखूं, अगर वो घूमने घामने गए हैं, वर्ल्ड टूर पे गए हैं, काम वाम के पर्पस से नहीं गए, तो यहां पे वो 61 डेज से तो बच रहे हैं, लेकिन अब मुझे 1B देखनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट पर्पस में 1B छोड़ते हैं, नॉर्मल पर्पस में नहीं छोड़ते। यहां पे 61 डेज हैं, प्लस पिछले 4 साल में अगर आप जोड़ोगे 365 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1460 दिन आ रहे हैं, बल्कि एक आधा लीप ईयर भी होगा तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही आएगा, है ना। ये प्रूफ हो रही है, 1B प्रूफ हो रही है, और 2 और 3 तो पहले से ही प्रूव्ड है। तो ये वर्ल्ड टूर वाले केस में ये क्या बन जाएंगे? आपके रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। तो देख रहे हो, टैक्स प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ती है। वर्ल्ड टूर पर जा रहे थे, क्या है कि बाहर से कोई सर्टिफिकेट बनवा के ले आते, ऐसा ही कि हाँ पढ़ने गया था, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था, कुछ भी दिखाने के लिए। खैर बहरहाल हमें इस पर में नहीं पढ़ना, बट द थिंग इज के क्वेश्चन में जज करना पड़ेगा कि भाई क्या चीज अवेलेबल है, क्या केसेस हमें अप्लाई करने हैं। ओके, सो दैट्स द स्टोरी। इससे अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। दैट्स द स्टोरी फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर हमें इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है तो, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजों पर आ जाते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो बड़ा क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली दोस्तों वो इंडिविजुअल का कैलकुलेट करने को आता है, लेकिन बाकियों का भी रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा हमें मालूम होना चाहिए। एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले मैं HUF की बात कर लेता हूं, बहुत सिंपल है। देखो HUF बड़ा सिंपल सा, चार्ट में यहां पे बनवा देता हूं, या चलो इधर आ जाओ। अरे HUF के लिए HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बड़ा सिंपल, आपको चेक करना है। अरे भैया क्या हो रहा बार बार? C&N, क्या? C&M, चुनमुन नहीं, C&M कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। वो HUF चल कहां से रही है? अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है, इवन पार्शियली थोड़ा सा भी, तो HUF कही जाएगी R, यानी कि रेजिडेंट। बड़ा सिंपल। अगर HUF को इंडिया से कंट्रोल करा जा रहा है, चाहे पार्टली करा जा रहा हो, पार्टली का मतलब यह कि भाई कुछ डिसीजन यहां लिए जाते हैं, कुछ बाहर लिए जाते हैं, तो पार्शियली इंडिया से है तो भी उसको रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंट्रोल कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है, कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है, तो वो HUF बन जाएगी इंडिया के लिए NR, जिसके चांसेस ना के बराबर हैं। देखो अगर हम देखें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें बौद्धिज्म और जैनिज्म भी बेसिकली कंपैरेटिवली आते हैं, बट मेन सेंटर जो है वो हिंदुज्म रहता है। अब पूरे वर्ल्ड में जो हिंदुज्म कंट्री है वो हमारी ही है, इंडिया ही है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो नेपाल है, ठीक है, और बस आप देखें तो इंडिया ही है। तो इंडिया से बाहर HUF का होना और HUF के लिए कोई लॉ होना ना के बराबर ही चांसेस हैं। तो बहरहाल ज्यादातर रेजिडेंट ही देखने को मिलती है। हाँ, रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी होगी या नॉन ऑर्डिनरी होगी, ये पता लगाना जरूरी है।
तो उस केस में आता है कौन? कर्ता। कर्ता जो मैनेजर होता है, कर्ता। एचयूएफ के लॉज आपने पढ़े होंगे, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। तो उस केस में अगर कर्ता 2 और 3 दोनों कंडीशंस उसी तरीके से सेटिस्फाई कर जाता है, इंडिया में वो रहा, लंबे टाइम से रह रहा है, पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रह रहा है, तो वो कही जाएगी आपकी, दोनों की दोनों 2 और 3 अगर आप प्रूफ कर जाते हो तो वो एचयूएफ कही जाएगी आपकी ओआर। लेकिन 2 और 3 में से अगर कोई भी एक रह जाती है तो उसको क्या बोला जाएगा? एनओआर बोला जाएगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा अपने ने आपको प्रॉपरली यहां पर लिखकर बताया है। कहां गया? हाँ, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला पॉइंट और नीचे आपका कर्ता वाला एचयूएफ वाला पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर। उसी तरीके से आप चाहे तो वहां से नोट करिएगा। बाकी आगे सिंपल है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। कंपनी याद रखिएगा, अगर कोई इंडिया की कंपनी है, इंडिया की सेटअप कंपनी है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, वो हमेशा इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी, इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो रहेगी नॉन रेजिडेंट, वो रहेगी नॉन रेजिडेंट। सर ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी तो नॉन रेजिडेंट, बिल्कुल। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है, तो मतलब उसके डिसीजन मेकिंग, उसकी बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो रही है, तो उसको इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। ये बहुत सिंपल है, थ्योरी है, डिटेल में वाली चीज आप फाइनल में पढ़ेंगे। तो सिलेबस में ओवरव्यू है तो मैं आपको साथ साथ करा रहा हूं। क्लियर जी, समझ आ गया? तो ये कंपनी का हमारा पहलू है और कुछ नहीं है, इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म्स वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे तो सेम वही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला ही रूल रहेगा इसमें, और कुछ नहीं रहेगा। मेन आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में जो चीज मालूम होनी चाहिए, जो टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए, वो इंडिविजुअल का है। तो उम्मीद करता हूं वो वाला कंसेप्ट हमारा प्रॉपरली अच्छे तरीके से पूरा हो गया है, क्लियरली आपको समझ आ गया है। अब जरा स्कोप की तरफ आ जाते हैं। स्कोप ऑफ इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटसशिप ने हमें सिर्फ इतना बताया कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है तो कैसा है। स्कोप ऑफ इनकम हमें यह बताता है कि हमें नेचर के हिसाब से किस तरीके से टैक्स लगाना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका जो अगला कंटेंट है हमारा स्कोप ऑफ इनकम, इसको भी कवर करते हैं। स्कोप ऑफ इनकम में आपको जो मैं ये टेबल अभी कराने जा रहा हूं, इसका पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, स्कोप ऑफ इनकम का जो कंसेप्ट है, बेसिकली ये चीज है क्या, वो आपको समझा देता हूं। देखिए, आपने अभी तक क्या करा, आपने अभी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं, आपने बता दिया कि वो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। ओके, तो ये तो बेसिकली उनका स्टेटस था कि भाई वो इंडिया में किस तरीके से ट्रीट करे जाएंगे, ट्रीट इन द सेंस के इनकम टैक्स के मायने में। अब यहां पर मान लीजिए कोई भी रिस्पेक्टिव इनकम है, 10,000 रुपए की इनकम है मान लीजिए। ठीक है, अब उस 10,000 रुपए की इनकम के ऊपर ओआर को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो उसकी टैक्सेबल इनकम काउंट होगी या नहीं होगी, वो एनओआर के लिए टैक्सेबल इनकम काउंट होगी कि नहीं होगी, एनआर होते हुए भी किसी को टैक्स देना पड़ जाए 10,000 रुपए पर इंडिया में, तो वो केसेस कौन कौन से होते हैं, वो चीज हमें समझाती है स्कोप ऑफ इनकम। ओके, ओआर, एनओआर, एनआर ने या रेजिडेंशियल स्टेटस ने हमें यह बता दिया कि इस इंडिविजुअल को इंडिया एज अ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैसे देखेगा। अब यही रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट अगर कोई इनकम जनरेट करता है तो उस इनकम का नेचर यह बताएगा कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। बराबर, कैसे, आइए ध्यान देते हैं। ये टेबल सिंपली आपको याद रखनी है। इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं, एक रेमिटेंस वाला पॉइंट मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा। ओके, ध्यान देंगे फटाफट से। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ रहा है इसमें, वो है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अर्न एवरीवेयर, एनीवेयर, अर्न एनीवेयर। ओके, और जो अगले वाला केस है, इनकम अराइज और डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड एनीवेयर। ओके, ये जो पहले दो केस हैं इनको समझिए ध्यान से। पहले वाले केस में वो कह रहे हैं कि जो इनकम है जिसने भी जनरेट करी है, कोई भी हो,
इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, जनरेट एक्रूड वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हुई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बिजनेस जो था वो कहां पे था? बिजनेस था जी यूरोप में, लेकिन उसकी इनकम इंडिया में रिसीव हुई। बिजनेस कहां था? बिजनेस था जी आपका क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया में, इनकम कहां पे रिसीव हुई? इंडिया में। तो इंडिया इनकम रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एनी एक्टिविटी, बराबर। एक तो ये केस। दूसरे वाला केस ये है कि इनकम इंडिया में कमाई गई, रिसीव कहीं भी हो रही है। मतलब कोई फलाना आदमी इंडिया में आया, उसने यहाँ पे बिजनेस करा, तो इनकम कहां पे जनरेट हुई? इंडिया में। लेकिन वो कह रहा है रिसीव इसको ट्रांसफर कहां कर दो? इंडिया से बाहर कर दो। ठीक है, कोई यहां पे जॉब कर रहा है, जॉब करके उसने इनकम यहां पे जनरेट करी, लेकिन वो कह रहा है कि इस अमाउंट को मेरी कंट्री में ट्रांसफर कर दो। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में इंडिया में इनकम आ रही है और दूसरे वाले केस में इंडिया से इनकम जा रही है। इसमें रिसीव्ड इन इंडिया है, इसमें अर्न इन इंडिया है। दोस्तों इन दोनों केसेस में चाहे ओआर हो या एनओआर हो या एनआर हो, इन सभी को टैक्स देना पड़ता है। देखिए टैक्स का, हमारे इनकम टैक्स एक्ट का या लॉस का यही प्रोविजन है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें। ओके, जहां पर भी इंडिया का या कह लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन लॉ का कंट्रोल बैठेगा किसी भी इनकम पर, वो चाहेंगे कि हमें टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिले। इन दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इन दोनों केसेस में इंडिया का कंट्रोल सेटअप हो रहा है। या तो इनकम इंडिया से जा रही है या इनकम इंडिया में आ रही है। तो सीधी सी बात, इस केस में तीनों के तीनों पूरे तरीके से टैक्स देंगे। जो भी उनकी इनकम होगी वो टैक्सेबल इनकम काउंट होगी। ये पूरा कंसेप्ट है, रटने को आप सीधा समझ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में इनकम आए या इंडिया से इनकम जाए, हर किसी को टैक्स देना है, कहने को यहां पे खत्म हो सकता है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होता है कि एक लॉ जो है, इनकम टैक्स लॉ जो है हमारा, वो किस तरीके से इनकम के ऊपर अपना कंट्रोल सेटअप कर रहा है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकम अराइज एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब ऊपर वाले केस में तो मैंने आपको बता दिया, इंडिया से या तो इनकम जा रही है या इंडिया से इनकम आ रही है, ये दो ही केस है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? इनकम अराइज एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम कमाई भी बाहर और रिसीव भी बाहर करी। अब इसमें तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं सर ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब इनकम बाहर ही कमा रहे हैं, बाहर ही रिसीव कर रहे हैं, तो उसका इंडिया में कोई टैक्सेबिलिटी का लेना देना नहीं हो सकता है ना। एग्जैक्टली बट इसमें दो केसेस हैं, इसमें दो केसेस हैं। ये आपका, इसको मैं बोलूंगा आपका, ये ए पार्ट, ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट। इनकम अराइज एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इवन पार्टली। ओके, टाटा है, टाटा एक इंडियन कंपनी है, उसका एक ब्रांच, उसका कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने अफ्रीका में कहीं खोला हुआ था, वहां पर किसी ने इनकम जनरेट करी, वहीं पर रिसीव कर ली। ओके, समझ रहे हैं आप? अब उस बिजनेस के, टाटा के बिजनेस के, वो चल अफ्रीका में रहा है, वो उसके एक अपनी जो सब्सिडरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने वहां पे सेटअप करी हुई है। सब इनकम वहां पे कमाई जा रही है, इनकम वहीं पर रिसीव हो रही है। लेकिन उस बिजनेस के जो डिसीजंस हैं वो कहां से ले जा रहे हैं? इंडिया से। तो वो इंडिया से कंट्रोल्ड है। ऐसे केस में दोस्तों ओआर टैक्स देगा, एनओआर टैक्स देगा, लेकिन एनआर टैक्स नहीं देगा, एनआर टैक्स नहीं देगा। ओके, रीजन बीइंग, देखो ओआर को तो फंसना ही फंसना है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर तू इंडिया में रह रहा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में 6 महीने से ऊपर का समय रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने देखा, तो तू तो भैया यहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला गवर्नमेंट जहां कंट्रोल देखेगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, लेकिन एनआर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सीधी सी बात है, एनआर का कोई रोल नहीं है। एनआर का रोल इसलिए नहीं है कि भाई वो वहीं अफ्रीका का रहा होगा, वहीं जॉब कर रहा होगा, वहीं रिसीव कर रहा होगा, तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते, बराबर। एनओआर पर टैक्स इसलिए, सेम थिंग, उसका भी कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्शन ही होगा, इसीलिए उसको भी टैक्स के दायरे में रखा गया है, बराबर। फाइनली एक्सेप्ट 3A, एक्सेप्ट 3A मतलब कि बिजनेस ऐसा है जिसका कंट्रोल आउटसाइड इंडिया ही है, वो पूरी तरह से बाहर का बिजनेस है, तो इस कंडीशन में ओआर टैक्स देगा, ये दोनों टैक्स नहीं देंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये तो बाहर वाला ही होगा, इंडिया वाला होगा। ये वो अक्सर 1B वाले होते हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो यूजुअली ये वो लोग होते हैं। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल सी चीज आपको याद रखनी है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया,
पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। और पास्ट अनटैक्स इनकम बॉट टू इंडिया, इस पर भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं कि कोई विदेशी आदमी बाहर रहता था, वहां पर उसने इनकम जनरेट करी, पिछले सालों में अपना पैसा जोड़ा, और अब वो इंडिया आ रहा है सेटल होने के लिए, तो ऐसे केस में जो वो अमाउंट इंडिया में लेकर आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे अगर लगाने लग गए तो फिर तो कोई इंडिया में आएगा ही नहीं सेटल होने के लिए, है ना। तो सीधी सी बात, वो पास्ट एंड टैक्स है, उसे आने दो, फॉरेक्स आ रहा है, अच्छी बात है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है रेमिटेंस का। तो रेमिटेंस में याद रखिएगा सिर्फ ओआर टैक्स देता है और ये दोनों टैक्स नहीं देते। रेमिटेंस को मैं थोड़ी और बारीकी से आपको समझा देता हूं। देखिए, रेमिटेंस का मतलब भाई सीधी सी बात है, भाई पैसे जो हैं आपने भेज दिए कमा के। तो अक्सर होता क्या है, रेमिटेंस के दो कंसेप्ट हैं, प्रीवियस ईयर, बिफोर प्रीवियस ईयर। ये दो कंसेप्ट याद रखिएगा। ओके, ओआर, एनओआर और एनआर। अगर कोई पैसा, अगर कोई मनी, कोई भी अर्निंग प्रीवियस ईयर में कमाई गई, पिछले साल कमाई गई, प्रीवियस ईयर में कमाई गई, कहां कमाई गई? बाहर। रेमिटेंस मतलब बाहर से पैसा आया तो बाहर ही कमाया होगा ना, बाहर ही कमाया होगा। तो किसी इंडिविजुअल ने बाहर पैसा बनाया, बाहर पैसा कमाया, और उसने, और ये किस में? प्रीवियस ईयर में। आपके ईयर में लिख देता हूं भाई 23-24 में। उसने वही कमाया, वही रिसीव करा, रिसीव भी वही कर लिया, बराबर। लेकिन उसने बाद में पैसा रिमिट करा अपने जानकार के, या कह लीजिए अपने अकाउंट में, इंडिया में रिमिट करा प्रीवियस ईयर में। तो एक तरह से ये टैक्स देगा, ये दोनों टैक्स नहीं देंगे। ये बेसिकली 3B वाला केस ही बना है, जो मैंने आपको बोला कि बिजनेस बाहर से कंट्रोल हो रहा था, वहीं पर इनकम रिसीव हुई, वहीं पर कमाई हुई थी, तो ये वो वाला केस बनेगा। रेमिटेंस अगर किसी की प्रीवियस ईयर की ही है, मतलब जो जिस ईयर का हिसाब किताब लगा रहे हैं, और वो ट्रांसफर कर देता है, वो एग्जैक्टली ट्रांसफर कर देता है सेम ईयर में अपने आप को इंडिया में, तो सिर्फ ओआर टैक्स देगा, बाकी एनओआर और एनआर नहीं टैक्स देंगे। लेकिन अगर उससे पिछले ईयर्स का पैसा, पहले कमाया गया पैसा है और आज उसको ट्रांसफर करा जा रहा है, तो इट इज लाइक पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। ये किसे क्या बोला जाएगा? पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ ये टेबल आपको दोस्तों याद रखनी है। तो मैं थोड़ा कंसेप्ट इसमें, जब वो मैंने फास्ट ट्रैक की वजह से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के कराया, अदरवाइज इसमें कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे रूल्स हो गए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसके प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर ये कंसेप्ट भी हमारा डन हो जाएगा। ओके, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है, यहाँ पे मैं ये एक सेकेंड, ये रेमिटेंस वाला है, तो रेमिटेंस वाला मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, ध्यान देंगे जरा फटाफट से। Discuss the taxability of following item of the receipt in case of R NOR। NOR के केस में बताना है। एक काम करेंगे, हम तीनों में ही कर लेंगे, R के केस में भी, NOR के केस में भी और NR के केस में भी। आइए ध्यान देंगे। Rupees 1 lakh was earned from a business in USA, but the profit has been remitted to India. Okay, the SSC used to attend to the business only when he was in USA। तो ये रेमिटेंस का, तो सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था बिजनेस से, वो कमाया गया कहां से? यूएसए में कमाया गया, वहां के बिजनेस से, और ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इंडिया में रिमिट कर दिया गया, इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया। द एसएससी यूज्ड टू अटेंड बिजनेस, जब वो सिर्फ यूएसए में होता था। इसका मतलब बिजनेस का कंट्रोल बाहर से ही है, वहीं कमाया गया, वहीं पर रिसीव करा गया। तो इस केस में दोस्तों सीधी सी बात है, ये आपका जो पहले वाला केस हमने बोला, सिर्फ जो ओआर है, ओनली ओआर ये टैक्स देगा, ये टैक्स देगा, बाकी दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद आगे अच्छा, रिमिट और रिसीव्ड में क्या फर्क होता है? अगर यहां पर रिसीव्ड लिखा होता ना, इन केस रिसीव्ड हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया, तो फिर तीनों को टैक्स देना पड़ता, ओआर को भी, एनओआर को भी, एनआर को भी। रिमिट का मतलब होता है, रिसीव्ड का मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट रिसीप्ट, रिमिट मतलब उसके बाद जो उसका हिसाब किताब करा गया है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर यहां पर रिसीव्ड हो जाता ना, तो फिर तो इंडिया में रिसीव हुआ, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 रुपए ड्यू टू हिम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन रशिया, क्रेडिटेड टू हिज बैंक इन रशिया एंड इमीडिएटली देयर आफ्टर। अब देख रहे हो ना, रिसीव्ड इंडिया में हुई, उसके बाद इंडिया में रिमिट हुई है, कितने की? 20,000 रुपए की। तो वंस अगेन इट्स द सेम केस, सिर्फ ओआर जो है वो टैक्स देगा, बाकियों को इसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे हमें
इनकम कैलकुलेट करनी है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे दे रखे हैं, एक मैं पूरा कराऊंगा, एक आपको खुद करना होगा होमवर्क में, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके क्या क्या आंसर आए। ठीक है, आइए ध्यान देंगे। हमें यहां पर अलग अलग केसेस दे रखे हैं, ये OR, NOR और NR। ठीक है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम मिस्टर ए फॉर मिस्टर ए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहां पे अलग अलग केसेस हैं, हमें बताना होगा कि टैक्सेबल कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले ए केस की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम भूटान 40,000 रुपए। सर एग्रीकल्चर इनकम है, तीनों की माफ हो जाएगी? नहीं, जो एग्रीकल्चर इनकम माफ बताई गई है ना, वो इंडियन एग्रीकल्चर की बात की गई है। पूरे दुनिया का जिम्मा थोड़ी ना ले रखा है। अगर आप इंडिया के बाहर से एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो वो टैक्सेबिलिटी की नजर से देखी जाएगी। अच्छा, इसमें कौन कौन टैक्स देगा? इसमें OR टैक्स देगा, इसमें ये दोनों टैक्स नहीं देंगे। ओके, इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी लेकर आता हूं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम भूटान, मतलब भूटान में कमाई। रिसीव कहां करी? सर रिसीव नहीं बताया, तो ये मानेंगे भूटान में रिसीव हुई है। जब तक मेंशन नहीं करे कि रिसीव्ड इन इंडिया तो नहीं मानना है। अब क्योंकि ये एग्रीकल्चर बिजनेस कहां पर है? भूटान में। इनकम कहां जनरेट हुई है? भूटान में। रिसीव कहां हुई है? भूटान में। तो ये केस बन गया हमारा 3B। ये बिजनेस बाहर था, कंट्रोल्ड पूरा बाहर से होता था, और वहीं पर इनकम रिसीव हुई, वहीं पर ही कमाई थी। सो सिर्फ OR टैक्स देगा, बाकी इस पर टैक्स नहीं देंगे। ओके, बी केस की बात करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। अब इन इंडिया में रिसीव हुआ है तो सर इंडिया का कनेक्शन बन गया। इसको तो आंख बंद करके हम बोल देंगे कि तीनों को इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तीनों को इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, आगे। पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन पेरिस। भले ही पेरिस में रिसीव हुई हो, लेकिन सर्विसेज कहां पर रेंडर हुई थी? इंडिया में। तो मतलब इंडिया में इनकम एक्रू हुई है, तो इंडिया का कनेक्शन आ गया। तीनों कैटेगरी पर इसमें टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आएगा। ठीक है, डी की बात करते हैं। पास्ट अनटैक्स इनकम, डी सर ये तो मालूम है, पास्ट अनटैक्स इनकम जो इंडिया में आई है वो टैक्सेबल नहीं होती। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस डिपॉजिट देयर। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, पेरिस में हुआ, वहीं पर डिपॉजिट कर दिया, इंडिया में आया नहीं, तो सर ये बिजनेस अगेन बाहर वाला है, इस पर सिर्फ और सिर्फ OR टैक्स देगा, बाकी टैक्स नहीं देंगे। आपको अक्सर ये लगता होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे कि सर ये बिजनेस बिल्कुल बाहर का था, वहीं पर इनकम रिसीव हुआ, ये हुआ, तो फिर OR को क्यों फंसाया गया जबरदस्ती? इसमें आपके मन में ये दुविधा आएगी कि ये गलत नहीं हो रहा। नहीं, ये सही हो रहा है। देखो मुझे एक बात बताओ, वो OR कैसे बन गया इंडिया का? OR इंडिया का ऐसे बन गया, 6 से ज्यादा महीने वो इंडिया में बिता रहा है, हम रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ चुके हैं, तो इंडिया में अपना इतना समय बिता रहा है, यहाँ पे जो सारी फैसिलिटीज है वो ले रहा है, यहाँ की सर्विसेज ले रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज ले रहा है, कमा तो बाहर से रहा है और कह रहा है मैं इंडिया में टैक्स नहीं दूंगा, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है, इसीलिए वो टैक्सेबल होगा। आपके मन में ये भी दुविधा आएगी, सर वो इंडिया में भी टैक्स देगा, फिर वो पेरिस में भी टैक्स देगा, मतलब फ्रांस में भी टैक्स देगा, तो सारी इनकम उसकी टैक्स में चली जाएगी। तो देखो ऐसा नहीं होता, टैक्सेबल दोनों जगह होगा, इंडिया में भी फ्रांस में भी, बशर्त यह कि ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में कंट्रीज के बीच में ना टैक्स ट्रीटीज हो जाती हैं। एक DTAA का कंसेप्ट आप पढ़ेंगे फाइनल में, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो एक्चुअल रेट जो होते हैं टैक्स के उससे नहीं लगता, कुछ सेटलमेंट्स उनके बीच में होती हैं, पर टैक्सेबल दोनों जगह होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया रिसीव्ड देयर। पैसा कमाया वहीं पर, रिसीव वहीं पर हुआ, तो फिर भी बाहर वाली इनकम हो गई, लेकिन बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ये थर्ड का पहला पार्ट बढ़ा, थर्ड ए, इस पे पहले दोनों भाई जो हैं वो टैक्स देंगे और NR इस पे टैक्स नहीं देगा। ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट इन PNB इन इंडिया, तो सर ये तो 20-20 हजार रुपए तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, 20-20 हजार रुपए की इनकम पर। ओके। और फाइनली कैपिटल गेन फ्रॉम अ सेल ऑफ हाउस इन दिल्ली, तो फिर अगेन दिल्ली सर बोल दिया, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2-2 लाख रुपए सबके लिखकर मैं यहां पर इनका टोटल कर दूंगा और इनकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सिनेरियो रहा, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि OR के लिए, NOR के लिए और NR के लिए क्या क्या टैक्सेबल हुआ। दोस्तों 2 लेक्चर्स में हमने इनिशियल बेसिक कंसेप्ट जो है टैक्स का वो कंप्लीटली कर लिया है।
इतने दायरे में से एग्जाम में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली लगभग 10 से 15 मार्क्स के बीच का कंटेंट पूछा जा सकता है इनकम टैक्स में। कल यानी कि मतलब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट फास्ट ट्रैक के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैलरी, और 5 हेड्स की हमारी शुरुआत हो जाएगी। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। बहुत अच्छे तरीके से हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। एग्जाम में बहुत अच्छा कंटेंट 70-75% तक का कंटेंट इन वाले टॉपिक से आता है। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज टेक केयर। कोई क्वेरी या डाउट होगा तो डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा, और यस, हम पहुंचकर उसका आंसर करेंगे। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।